एक बार गुरु की शरण में आकर तो देखो, इनके चरणों में सर झुकाकर दे देखो, सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे यहाँ, एक बार संत की अदालत में आकर तो देखो। जय जिनेन, संत की अदालत में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे बीच संजय जैन जलेसर वाले उपस्थित हैं। संत की अदालत में मैं आदरणीय संजय जैन का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। संजय जैन संत की अदालत में अपनी फरियाद लेकर के आए हैं, तो चलिए इनसे पूछते हैं ये क्या फरियाद लेकर के आए हैं। मोस्तु आचार्य श्री, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि आज मैं आपकी संत की अदालत में उपस्थित हुआ हूँ। मेरी एक समस्या का समाधान मुझे इस अदालत से चाहिए कि आचार्य श्री, ये जो ध्वजारोहण करते हैं और ध्वजा फहराते हैं, इसमें क्या फर्क है? ध्वजारोहण और ध्वजा फहराने में बहुत बड़ा अंतर है। जो ध्वजा नीचे से उस ध्वज दंड से ऊपर तक रस्सी के द्वारा खींच करके ले जाई जाती है, उसको आरोहण कहते हैं। और ये ले जाकर के ऊपर जब चली जाती, ये कहलाता ध्वजारोहण। और ध्वजारोहण करने के बाद में जब उसकी रस्सी खोली जाती है और उसमें बंधे हुए जो रत्न और पुष्प वगैरह होते हैं, उनको वहां से खोल करके उस गांठ से और फैलाया जाता है चारों ओर, और उस ध्वजा को खोल दिया जाता, उसको कहते ध्वजा फहराना। ये दोनों में अंतर है। ध्वजारोहण कब किया जाता है और ध्वजा कब फहराई जाती है? हमारे भारत देश में 15 अगस्त आता है, जिसको स्वतंत्रता दिवस कहते हैं, और एक आता है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी को ध्वजा फहराई जाती है और 15 अगस्त को ध्वजारोहण किया जाता है। ध्वजारोहण नीचे ध्वज रहती है, उसको हमारे देश के प्रधानमंत्री उस ध्वजा को खींच करके ऊपर तक ले जाते हैं। तो एक घूमने वाली एक घिर्री होती है, उसके माध्यम से ऊपर तक ले जाते हैं प्रधानमंत्री जी, और उसको ले जाकर के फिर ध्वजा फहराते हैं। तो 15 अगस्त में ध्वजारोहण होता है और राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के द्वारा होता है। और गणतंत्र दिवस पर ध्वजा फहराई जाती है और वह ध्वजा राष्ट्रपति के द्वारा फहराई जाती है। ये दोनों में अंतर है। तो ध्वजा ऊपर पहले से लगी रहती है, सिर्फ रस्सी खींच करके उसके पुष्प वगैरह खोल दिए जाते हैं और ध्वजा को खोल करके फहराई जाती है। ये दोनों में अंतर है और यही किया जाता है 15 अगस्त में और 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में। हमारे जैन दर्शन में भी ध्वजारोहण किया जाता है। जब कभी भी पंच कल्याणक वगैरह होता है तो उसका ध्वजारोहण का कार्य होता है। ध्वजा फहराते नहीं, ध्वजारोहण करते हैं। हम जैनी लोग हमेशा ध्वजारोहण करते हैं। जब कभी भी पंच कल्याणक को कोई कार्यक्रम हो तो पहले से बांध के नहीं रखते, हम उसको नीचे से ऊपर तक रस्सी के माध्यम से ले जाते फिर फहराते हैं। ये ध्वजा फहराने का और ध्वजारोहण करने का बहुत बड़ा अंतर है। श्रेष्ठ ध्वजारोहण करके ध्वजा फहराना चाहिए। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी जो ध्वजा फहराते हैं, ध्वजारोहण करते हैं, उसमें और क्या विशेषता है? जब प्रधानमंत्री जी ध्वजारोहण करते हैं 15 अगस्त पर, उस समय कोई देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आदि को अतिथि के रूप में नहीं बुलाया जाता है। और उस समय देश की जो साल भर में उपलब्धियां होती हैं, विकास होता है, उन उपलब्धियों को बताते हैं, गिनाया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा पूर्व संध्या में, और देश के नाम से संदेश उनका होता है। लेकिन जब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होता है, उस समय हमारे संविधान लागू हो जाता है। हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री महोदय जब गणतंत्र दिवस पर ध्वजा फहराते हैं तो राजपथ पर वहाँ बाहर के विशेष प्रधानमंत्री
या राष्ट्रपति आदि दूसरे देश के जो विशिष्ट अतिथि होते हैं उनको आमंत्रित किया जाता है। और उस समय राष्ट्रपति अपने देश में सैन्य शक्ति का प्रदर्शन कराते हैं और जो सांस्कृतिक समृद्धि है उसकी झलक देश के सामने दिखाई जाती है। ये दोनों की विशेषता इस 15 अगस्त और 26 जनवरी में गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में बतलाई जाती है। सर श्री, ये गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? कोई और तिथि नहीं चुनी जा सकती थी क्या? ये आपको ज्ञात होगा, जो प्रायः लोग कहते हैं कि हमारा संविधान 1950 26 जनवरी को लागू किया गया, तो प्रश्न ये आता है कि 26 जनवरी को ही लागू क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया कि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार की हुकूमत को फैल करके और पूर्णता अपने भारत देश में स्वराज लाने की घोषणा करवाई थी। वो तिथि थी 26 जनवरी 1930। परंतु उस आज़ादी की घोषणा होने के बाद भी हमारे देश को आज़ादी मिलने में लगभग 17 वर्ष लग गए और 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। उसके बाद भी हमारा संविधान लागू नहीं हो सका, उसमें भी 2 साल और 11 महीने और लग गए। गुरुजी, ये बड़ा रोमांचक विषय है कि देश के बारे में हमें इतनी इतनी जानकारियाँ सुनने को मिल रही है। मैं यहाँ सुन रही हूँ, आदरणीय संजय जी सवाल कर रहे हैं आपसे, तो मुझे भी जिज्ञासा हुई, मेरे मन में भी सवाल आया कि हमारे देश को आज़ादी 1947 में मिल गई थी, तो 3 साल संविधान लागू होने में क्यों लग गए? देश को आज़ादी 1947 में मिली थी, ये सबको ज्ञात है। लेकिन जब संविधान बनाने की बात आई थी तो हमारे देश में एक मसौदा समिति का गठन किया गया था संविधान बनाने के लिए, और इस मसौदा समिति ने में 225 सदस्यों की नियुक्ति की गई थी। इन 225 सदस्यों में कुछ मुस्लिम भी थे, कुछ जैनी भी थे, कुछ हिंदू भी थे, कुछ सिख थे, कुछ ईसाई थे। सभी प्रकार के लोगों को इस मसौदा समिति में चयन किया गया था, रखा गया था। तो जो मुस्लिम जाति के लोग उस मसौदा समिति में थे, उन लोगों ने जब भारत के पाकिस्तान से अलग होने की बात आई तो उस समय उनको अलग कर दिया गया। लेकिन फिर भी मुस्लिम लोग यहां पर अपना पूरा अधिकार चाह रहे थे, तो वो विरोध करने के लिए खड़े हो गए। जब इतना विरोध किया कि वो संविधान लागू करने में, बनाने में बड़ा अवरोध पैदा हुआ हमारे अंबेडकर जी को। और हमारी जैन समाज के 6 लोग उस समय उस संविधान बनाने की समिति में, उनका कोई नाम नहीं लिया जाता। ये हमारे देश की बड़ी विडंबना है कि जहां जहां पर हमारे देश के जैनी लोगों ने इस देश की आज़ादी में, जैसे राम मंदिर है, वहां राम मंदिर जब बना था और जब वो आया था, उस राम मंदिर की बात बनने की 1992 में, उस समय भी 2 लोगों ने बलिदान दिया था। उस समय जब ये हमारा देश के जो बावरी मस्जिद जो बनी थी वहाँ पर उस समय, लेकिन उनका कोई नाम नहीं लिया जाता। इसी प्रकार भारतीय संविधान बनाने में हमारे जो 6 लोग थे, 2 उत्तर प्रदेश के, 2 मध्य प्रदेश के और 1 राजस्थान का, 1 गुजरात का, ऐसे 6 लोगों को नियुक्त किया गया। तो बड़े अच्छे विद्वान वकील थे वो, जिनको यहाँ पर संविधान बनाने में नियुक्त किया गया था। सो उस समय उनके विरोध के कारण से और फिर अंत में उन सबको, मुस्लिम के जो पार्टी के लोग थे उनको एक तरफ रख दिया था। फिर जाकर के ये संविधान बन पाया और 2 साल 11 महीने लगभग हमारे लिए उस भारतीय संविधान को लागू कराने में लग गया। और यही कारण आचार्य जी, आज हमने 75वां गणतंत्र दिवस मनाया है।
इसमें ध्वजा फहराने का राष्ट्रीय उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय पर्व हमारे देश में 2 बार आता है साल में। एक स्वतंत्रता दिवस के रूप में 15 अगस्त को, और गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को एक पर्व आता है। इस पर्व में जो ध्वजा फहराते हैं उसका उद्देश्य हमें अपने देश के प्रति भक्ति भावना प्रदर्शित करने का होता है। मैं देश के प्रति समर्पित हूँ, मैं देश के प्रति अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ, सारी आपत्ति विपत्तियों को मैं सहन करने को तैयार हूँ। और ये जो स्वतंत्रता मिली है, इस स्वतंत्रता में जो स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया है उनके प्रति आभार व्यक्त किया जाता है ध्वजारोहण करके। और जो राष्ट्र के निर्माण में हमारे महापुरुष जितने भी हैं उनके जो योगदान है उस योगदान को भी याद करने का एक दिन होता है। इसलिए उस ध्वजारोहण करके हम उस योगदान को स्मरण करते हैं। और इस उत्सव को बताया गया, कानून बनाया गया कि जितने सरकारी ऑफिस हैं, जितने भी स्कूल कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ पर सभी बच्चों को अपना राष्ट्रीय ध्वजा फहरा करके और सांस्कृतिक कार्यक्रम करके और गीत संगीत बजा करके, भाषण और नारे करके, प्रभात फेरी निकाल करके इस आयोजन को अंजाम देना चाहिए। और ऐसा करने से हमारे देश के प्रति श्रद्धा भक्ति समर्पित होता है और एक देश के समर्पण के प्रति हमारी बहुत आस्था बन जाती है और दूसरे लोगों को भी इसकी प्रेरणा मिलती है। क्योंकि बिना आस्था के हम नागरिक नहीं कहला सकते। जो व्यक्ति इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग नहीं लेता है उसको हम देश का सच्चा नागरिक नहीं कह सकते, सच्चा देशवासी नहीं कह सकते हैं। इसलिए इस कार्यक्रम में सभी को जाना चाहिए, क्योंकि गणतंत्र है, गणराज्य है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमारे देश में लागू है। आचार्य श्री, गणतंत्र और लोकतंत्र इसमें क्या अंतर है? ये दोनों अलग अलग हैं, एक ही हैं? प्रायः करके लोग गणतंत्र, गणराज्य, प्रजातंत्र और लोकतंत्र इसको एक ही समझते हैं, लेकिन इसमें अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। देखिए, जहां पर लोकतंत्र में और गणतंत्र, गणराज्य या गणतंत्र में बड़ा अंतर ये है, कुछ देश ऐसे हैं जहां पर राष्ट्र का अध्यक्ष अर्थात प्रधानमंत्री और एक होता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता, जो परंपरा से राजा महाराजा आते आए वंशानुक्रम से उन्हीं को राष्ट्रपति बनाया जाता, उसका कभी चुनाव नहीं होता है। लेकिन जो मंत्रिमंडल होता है, जो शासन चलाने वाले प्रधानमंत्री और सांसद वगैरह होते हैं, वो जनता से चुने जाते हैं और ऐसा जनता से चुन करके निर्वाचित जो संसद होती है उसके द्वारा ये देश चलता है। तो बात ये आती है, जैसे ब्रिटेन है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, बेल्जियम है और नीदरलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, जापान है, कंबोडिया है, लाओसो, ऐसे कुछ देश हैं जहां पर राजा अभी भी वही आ रहा परंपरा से, जो राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त रहता उसका कभी चुनाव नहीं होता। तो ये जो आता है ये कहलाता है गणराज्य। और इस गणराज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो प्रजा होती है वह सांसद को चुन करके, संसद सभा को चुन करके और अपना राज्य शासन चलाते हैं। इसलिए गणतंत्र में या गणराज्य में और लोकतंत्र में अंतर हो जाता है। यद्यपि अपने भारत देश में गणतंत्र भी है और गणराज्य भी है और लोकतंत्र भी है, क्योंकि हमारे यहाँ राष्ट्रपति का भी चुनाव जनता के द्वारा होता है और ये जनता मिलकर के ही अर्थात अपने पहले सांसद को चुनती है और लोकसभा सदस्य आदि को चुनती है,
पार्लियामेंट के अलावा अपना जो जितने भी विधायक होते वो चुने जाते, ये चुन करके जो आते हैं लगभग 4000 लोग चुन करके आते हैं पूरे देश में, और ये मिल करके राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो इसलिए हमारे देश में गणतंत्र और गणराज्य चलता है। गणतंत्र का अर्थ होता है कि जो समूह है वो मिल करके इस देश को चलाए, और कोई भी नागरिक उसका अपना राजा बन करके, राष्ट्रपति बन करके, प्रधानमंत्री बन करके इस देश को चला सकता है। इसलिए यहाँ पर हमारा ये प्रजातंत्र और लोकतंत्र चालू है, और वह नीतियाँ हमारे जैन धर्म से जुड़ी हुई हैं। इसको अपन बाद में समझेंगे, क्योंकि आज इतना ही। आज आपने देखा ध्वजारोहण करने में और ध्वजा फहराने में क्या अंतर होता है। इसी तरह के रोमांचक रहस्य देखने के लिए आप जुड़े रहिए संत की अदालत से। फिर से आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र। नमोस्तुते। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री।